दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है बॉटनी का। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बॉटनी का, क्लास 11th का। उसका एक प्रोसेस के बारे में, ग्लाइकोलाइसिस, जो कि किस चैप्टर का जो है, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स का चैप्टर जो है, हायर प्लांट्स उसका है। ठीक है। सो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? पहली बात हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जान लेते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है। सो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम जानते हैं। पहली बात तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एक स्टेप, एक रिएक्शन है, एक पूरी। किस चीज़ की रिएक्शन है एक्चुअल में? इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन बोलने से ज़्यादा पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। मतलब कि टूटता है। ऑक्सीडेशन का मतलब एक तरीके से टूटना। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है। अब किस में टूटता है, कैसे टूटता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या क्या एंजाइम्स यूज होते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी हम यहाँ देखते हैं। सो ये एक इकलौता ऐसा स्टेप है जो हमारी रेस्पायरेशन में, मतलब कि पहली बात तो रेस्पायरेशन ही क्या है। रेस्पायरेशन मतलब कि यही कि जो हमारी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट इज रेस्पायरेशन। ठीक है ना। तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ये एक इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। क्योंकि ये जो है, ये एनारोबिक प्रोसेस है। मतलब कि इसे होने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है। तो एनारोबिक प्रोसेस है, तो ये सब में होता है। ये एनारोब बैक्टीरिया में भी होता है, एनारोब मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म में जो ऑक्सीजन यूज करता हो अपने लाइफ में, अपनी किसी भी काम में, या चाहे ना करता हो। जैसे कि ना करने वाले बहुत हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया जो कि फैकल्टेटिव एनारोब होता है, माइकोप्लाज्मा हो गया। और इसी तरीके से और भी प्रोकैरियोट्स होते हैं जो यूज नहीं करते, क्या कहते हैं आपका, ऑक्सीजन। बट यहाँ देखा जाए तो एरोबिक एनारोबिक सब यूज करते हैं, सब में ये ग्लाइकोलाइसिस होती है। और ग्लाइकोलाइसिस होती कहाँ? साइटोप्लाज्मा में होती है। साइटोप्लाज्मा में होती है ग्लाइकोलाइसिस। एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस का एक और नाम है ईएमपी पाथवे। सो ईएमपी पाथवे क्यों? एक्चुअल में जो ईएमपी है, ई से है आपका एम्बेडन, एम से है आपका मेयरहोफ, और पी से है आपका पार्नस। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था, तो इसलिए हम इसे ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। तो बस इतना ही। अब चलिए ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या, ग्लूकोज। अब ये स्टेप 1 है। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ये ब्रेक डाउन होता है इसका। एक्चुअल में यहाँ क्या होता है, ये आप देख रहे हो ना फॉस्फेट, तो फॉस्फेट कैसा आया? फॉस्फेट का आने का मतलब यही है कि एटीपी यूज हुई होगी और एक फॉस्फेट यहाँ आ गया। तो यहाँ एक फॉस्फेट आ गया, तो एटीपी से एडीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट से एडिनो डाइफॉस्फेट बना, और वो एक फॉस्फेट यहाँ पर आया। ठीक है। तो तो जिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, कि जिस भी स्टेप में एटीपी चाहे यूज हो रही हो चाहे प्रोड्यूस हो रही हो, हम उसमें जो एंजाइम यूज होता है वो काइनेज एंजाइम होता है। ठीक है ना। तो एटीपी चाहे यूज हो रही हो चाहे प्रोड्यूस हो रही हो, काइनेज एंजाइम यूज होता है। तो यहाँ पर भी काइनेज एंजाइम यूज होगा। अब यहाँ पर बना क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो यहाँ पर ग्लूको हेक्सोकाइनेज, मतलब कि या ग्लूकोकाइनेज,
तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो होता है ग्लूकोकाइनेज। या आप ऐसे भी देख सकते हो, ग्लूकोज कितनी होती है, 6 कार्बन की होती है ना, तो इसलिए से यहाँ हेक्सोकाइनेज भी बोल देते हैं एंजाइम जो यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 2 जो होता है, स्टेप 2 में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, विच इज आइसोमराइजेशन स्टेप होती है ये। आइसोमराइजेशन, आइसोमर है ना, ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रक्टोज, तो ये आइसोमराइजेशन स्टेप है। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होगा, आइसोमरेज, क्योंकि आइसोमराइजेशन है तो आइसोमरेज। तो कौन सा, दैट इज फोस्फो फ्रक्टो आइसोमरेज एंजाइम यूज होता है। ठीक है ना, क्योंकि आइसोमर है ना ये, और इसमें फॉस्फेट भी है, तो इसलिए फोस्फो फ्रक्टो आइसोमरेज, जिसे हम शॉर्ट में पीएफ हाई भी कह सकते हैं, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो छोड़ो, ये पता नहीं मैंने क्यों बोला। हाँ, तो अब स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो एक और फ्रक्टोज है, बिस मतलब 2 होता है, मतलब एक 1 पे लग रहा, वो लगा है, और एक 6 पे, 6 पे पहले से लग रहा था, अब जो दूसरा आया ना वो 1 पे लग गया, तो इसका मतलब कि यहाँ भी क्या हुआ होगा, एटीपी से यहाँ भी एडीपी बना होगा, और एक फॉस्फेट जो होगा वो यहाँ पर आके लग गया, तो यहाँ पर भी एटीपी का मतलब यूज हुआ है, या यूज हुआ हो चाहे प्रोड्यूस हुआ हो, हम काइनेज एंजाइम यूज होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट काइनेज, आप ये लिख दीजिए, है ना। क्या लिखेंगे हम ये, तो ये जो आइसोमरेज है ये यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर ये आइसोमरेज ही होता है, तो अच्छा, फोस्फो फ्रक्टो काइनेज एंजाइम यहाँ यूज होता है, यहाँ सिर्फ आइसोमरेज होता है, ठीक है ना। हाँ, तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज यहाँ होता है। फिर उसके बाद अब ये क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, अब ये 6 कार्बन का था, तो 3 कार्बन यहाँ चले गए, 3 कार्बन यहाँ चले गए, तो 3 कार्बन डाई क्या होता है, DIHAP, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एसीटोन फॉस्फेट, और PGL फोस्फो ग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरल्डिहाइड, और यहाँ ये क्या, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, तो ये स्प्लिट हो गए हैं। एंजाइम जो यूज होता है उसे बोलते हैं एल्डोलेज, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये दोनों जो है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि ग्लूकोज, मतलब यहाँ पढ़ा था हमने कि ग्लूकोज फ्रक्टोज आइसोमर होते हैं, ऐसे ये दोनों भी आइसोमर होते हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है इजीली, तो हम ऐसे बोलते हैं कि डाई है PGL में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे ना उसमें इंटू 2 कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है, यहाँ NAD प्लस आता है, NADH बनता है, अब इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसका मतलब इसकी रिडक्शन हुई, NAD प्लस की रिडक्शन हुई, तो इसका मतलब PGL का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है, ATP नहीं आता, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है, तो एक तो फॉस्फेट था ही, एक और फॉस्फेट आ गया, तो यहाँ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एसिड ही बनता है, तो यस, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का
ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो हमारा जो होता है एल्डिहाइड बनता है या फिर कीटोन बनता है, वो ये देखते हैं कि अल्कोहल है कौन सा वाला, उसके हिसाब से होता है। ठीक है। और जो हमारा इनका एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें हमारा एसिड बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो गया आई थिंक, होप सो। बाकी नहीं पता तो मैंने बता दिया है ना, ऐसा होता है। तो अब इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा, इसमें जहाँ पर भी NADH हो गया ना, वहाँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है। तो यहाँ कौन सा एंजाइम यूज होगा, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया, स्टेप 6 हो गया, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है। अब ये हो गया स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या हुआ, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब एक चला गया। इसका मतलब ADP से ATP बना, पहली बार यहाँ पर ATP प्रोड्यूस हुई। अब तक सिर्फ यूज हो रही थी, आपने यहाँ भी देखा, यहाँ ATP यूज हुई थी, कंज्यूम हुई थी। आपने यहाँ भी देखा, यहाँ भी ATP कंज्यूम हुई थी, लेकिन पहली बार यहाँ प्रोड्यूस हुई है। और हमने क्या कहा था, जो भी चीज़ करो उसका इंटू 2 कर देना, क्योंकि यहाँ पर आइसोमराइजेशन हुआ था, ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया और ये पहले से भी था, तो इंटू 2 कर दो। तो 2 ATP बनती हैं, 2 ADP यूज होते हैं और 2 ATP बनती हैं। और मैंने कहा था कि ATP चाहे प्रोड्यूस हो चाहे यूज हो, हम काइनेज एंजाइम यूज करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज, 3 BPGA काइनेज हम बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर अब हम आगे वाली स्टेप देखेंगे। तो इस स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज होता है, एनोलेज। ठीक है, ये भी इंटू 2 है, ये भी इंटू 2 है, हर चीज 2 2 बन रही है, ये भी 2 बना था। ठीक है ना। अब इसके बाद ये कौन सा है, यहाँ पर हमारा जो है पानी निकलता है, इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, इसमें एंजाइम यूज होता है इनोलेज। और यहाँ जो एंजाइम है, यहाँ यूज होता है म्यूटेज। यहाँ जो एंजाइम है, यहाँ म्यूटेज एंजाइम यूज होता है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, उसमें म्यूटेज एंजाइम यूज होता है। ठीक है ना। और जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उसमें ये PEP, दैट इज फोस्फोइनोल पायरुवेट, फोस्फोइनोल पायरुवेट, फोस्फोइनोल पायरुवेट यूज होता है। इसमें क्या होता है, तो ये भी इंटू 2 कर लो, 2 ही निकलते हैं पानी में, तो क्या होता है, इनोलेज एंजाइम यूज होता है। अब ये जो लास्ट रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, ADP से इंटू 2, ऑफकोर्स वापस क्या होता है, 2 ATP बनती हैं। तो जहाँ पर भी ATP प्रोड्यूस हुई हो, चाहे कंज्यूम हुई हो, वहाँ हम क्या बोलते हैं, काइनेज। तो यहाँ कौन सा एंजाइम यूज होता है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज होता है। ठीक है, तो हमारा लास्टली ये बन जाता है पायरुवेट, या जिसे हम पायरुविक एसिड बोलते हैं, वो हमारा बन जाता है। तो ये तो हो गई ग्लाइकोलाइसिस। अब हम इसके कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कौन से स्टेप में क्या होता है, उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेप आपकी 1 और 3 में ATP आपकी कंज्यूम हुई है, कंज्यूम मतलब यूज्ड हुई है ATP। ठीक, तो 2 ATP हो गई नहीं, तो 2 ATP हो गई। और स्टेप आपका 10th जो स्टेप था और आपका जो 7th स्टेप था, उसमें आपकी ATP प्रोड्यूस हुई है, मतलब कि 4 ATP हो गई ना, क्योंकि हमने यहाँ आप देखिए, यहाँ भी बोला था इंटू 2 कर देना, और यहाँ भी बोला था ये रहा इंटू 2 कर देना, तो 2 और 2 4 हो गई, तो 4 ATP प्रोड्यूस हुई है। तो नेट जो गेन है ATP का, वो कितना है, 4 माइनस 2, क्योंकि 4 प्रोड्यूस हुई है और 4 हमने कंज्यूम करी थी, 4 यूज हुई थी, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। तो नेट गेन ATP का कितना हुआ है, 2 ATP का नेट गेन हुआ है। और क्या कहते हैं,
दो NADH बने हैं, जिनका हम जब हम ETS पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि NADH से क्या होता है। तो दो NADH से एक्चुअल में क्या होता है, NADH से भी ATP ही बनती है, पर यहाँ नहीं बनती, किसी और स्टेप में ये चीज़ जाती है और ये ATP बनाती है। एक NADH से तीन ATP बनती है एक्चुअल में। एक NADH से 3 ATP बनती है, मतलब कि 2 NADH से 6 ATP हो गई। 2 इंटू 3 6 होता है, तो 6 ATP बनती है। पर ये वाली जो ATP होती है, जो हम पढ़ेंगे भी अभी, जब हम एक प्रोसेस होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर हम जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अभी तो ये सारा साइटोप्लाज्म में हो रहा है सेल के। ये जो ETS होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, एक प्रोसेस होता है। तो उसमें ये NADH जाता है और वहाँ पर ATP बनती है। तो इसलिए इस ATP, जो ATP वहाँ बनेगी, जब हम वहाँ पढ़ेंगे वहाँ मैं बताऊंगा भी, पर उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP की सिंथेसिस, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं उसे। बजाय कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हो सबस्ट्रेट, मतलब कि ये सबस्ट्रेट है ना, ये सारी चीजें सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट लेवल पर ही ATP बनना, सबस्ट्रेट लेवल पर ही ATP बनना, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये होता है। और यहाँ पर स्टेप नंबर 9 में जो है पानी भी निकलता है, और बस यही मेन चीज़ें थी इसमें। मेन क्या, एक्चुअल में सारी ग्लाइकोलिसिस, पूरी ग्लाइकोलिसिस यहाँ आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक्चुअल में जो ये यूज़ हुआ है, इसे हम, क्योंकि यहाँ पर H आया है ना, तो इसे हम यहाँ पर रिडॉक्स इक्विवेलेंट बोलते हैं। आपके NCERT में देखना लिखा होगा यहाँ पर रिडॉक्स इक्विवेलेंट, टू रिडॉक्स इक्विवेलेंट, तो दो हो गए ना, तो दो रिडॉक्स इक्विवेलेंट, इस चीज़ को यहाँ पर रिडॉक्स इक्विवेलेंट लिखा हुआ है ना। तो वो होता है रिडॉक्स इक्विवेलेंट। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर यहाँ जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, यहाँ आ रहे हैं तो रिडक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन हुई है ना यहाँ पर, और दो हैं, तो टू रिडॉक्स इक्विवेलेंट इसलिए बोलते हैं। ठीक है, यस। तो यही थी पूरी आपकी ग्लाइकोलाइसिस, होप आपको समझ आया हो। तो थैंक यू।